हेलो नमस्कार दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहानी पोस्ट प्रोग्रेस के लिए कर रही हूँ या फिर मतलब डाउन जाने के लिए कर रही हूँ यार। मतलब कहानी जब शुरू की थी तब मेरे मतलब मेरे सब्सक्राइबर मतलब 87 के करीब थे। वो धीरे 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 घट क्यों रहे हैं यार? मतलब अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हो? मैं चाहती हूँ लोग सब्सक्राइब करें। अनसब्सक्राइब करोगे तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? फिर तो कहानी भी नहीं आएगी। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लें। मैं कहानियाँ बंद नहीं करूँगी, इसके बाद भी कहानियाँ आती रहेंगी। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा उसे वो कीजिए ना कि अगर सब्सक्राइब कर दिया तो पड़े रहने दीजिए। कौन सा पैसे लग रहे हैं यार? पैसे तो नहीं लग रहे ना, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रखिए। लाइक ना आप लोग लाइक करते ना कमेंट करते ना वो करते हैं यार। ये वाली कहानी भी अच्छी है, आप लोग सुनकर तो देखिए। सुनना ही नहीं चाहते हैं। पिछली वाली मैरिज विद बीस्ट खत्म तो हुई, मैरिज विद मॉन्स्टर भी खत्म ही हो गई। नहीं नहीं हुई, अभी है बाकी। पहले कहानी सुनिए उसके बाद जज कीजिए। आस्तिक हैरानी से अपने सामने अमृता ताई को देख रहा था। अमृता ताई गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम आस्तिक? आस्तिक वैसे ही गुस्से में था। ऊपर से अमृता ताई ने उसके ऊपर हाथ उठाया। आज पहली बार आस्तिक के ऊपर अमृता ताई ने हाथ उठाया है, वरना आज तक तो अमृता ताई ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। आस्तिक का गुस्सा और भड़क गया, ये सोचकर कि अमृता ताई ने अरुणिमा की वजह से उसके ऊपर हाथ उठाया है। अरुणिमा जल्दी से अमृता ताई के पीछे छुपते हुए कहते हैं, मुझे बचा लीजिए, यह मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए। लेकिन आस्तिक अरुणिमा की कलाई पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचता है और गुस्से में उसे देखकर कहता है, हिम्मत भी मत करना। अमृता ताई गुस्से में आस्तिक को देखकर कहती है, हाथ छोड़ो अरुणिमा का। लेकिन आस्तिक अपनी गुस्से भरी नजरों से अमृता ताई की तरह देखते हुए कहता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मेरी और मेरी पत्नी के बीच में मत आइए। अमृता ताई की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। आस्तिक ने ऐसी जुबान में कभी भी उनसे बात नहीं की थी और आज आस्तिक का ये लहजा कुछ अलग ही बता रहा था। आज अमृता ताई के सामने वह आस्तिक नहीं खड़ा था जिसकी उन्होंने परवरिश की थी, ये तो कोई दूसरा ही शख्स है। आस्तिक अरुणिमा को खींचता हुआ सीढ़ियों से कमरे की तरफ ले जाने लगा। अमृता ताई आस्तिक को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी प्रणाली अमृता ताई को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए ताई, हम दोनों के बीच वैसे भी अरुणिमा ने आने की गलती की है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। तभी अमृता ताई गुस्से में प्रणाली के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक औरत हो कि खुद दूसरी औरत के दर्द की वजह बन रही हो। आज तुम दोनों को देखकर मुझे मेरी परवरिश पर शर्म आ रही है। अमृता ताई देखती है कि कीर्ति की आंखों में आंसू थे। वह आगे बढ़ती है और कीर्ति को अपने गले से लगाते हुए कहती है, शांत हो जाओ कीर्ति, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कीर्ति ताई से कहती है, नहीं, भाई अरुणिमा को फिर से मारेंगे। अरुणिमा की आवाज कमरे से बाहर नहीं आती है, लेकिन उसका वह सूजा हुआ चेहरा बताता है कि भाई ने उसे बहुत मारा होगा। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या भाई को यह नहीं पता है कि उनके घर में भी तो बहनें हैं? कल को अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? भाई अरुणिमा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरुणिमा ने तो कुछ भी नहीं किया है। अमृता ताई क्या बताती कीर्ति को? उनके पास तो खुद सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने कीर्ति को अपने गले से लगा लिया। आस्तिक अरुणिमा को खींचता हुआ कमरे की तरफ ले जा रहा था। अरुणिमा खुद को बचाने के लिए रास्ते में आने वाली हर चीज को पकड़ रही थी, कभी फूलदान, कभी टेबल, कभी पर्दे। लेकिन आस्तिक उसे किसी कोल्हू के बल की तरह खींचता हुआ जबरदस्ती कमरे में ले जाता है और एक झटके से फर्श पर पटक देता है। आस्तिक जोर से दरवाजा बंद करता है और अरुणिमा को गुस्से से देखने लगता है। अरुणिमा जमीन में बैठे हुए हताश भरे चेहरे के साथ और रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसमें नमक नहीं डाला है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसमें नमक नहीं डाला है, मैंने खीर अच्छी ही बनाई थी, मुझे नहीं पता वो कैसे खराब हो गई, मुझे मारना मत। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा के सामने घुटनों के बाल बैठता है और एक झटके में उसके बालों को खींच लेता है। अरुणिमा के मुंह से जोरदार चीज निकलने लगती है, लेकिन आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए कहता है, आज के बाद तुम खाना बनाने में कभी गलती नहीं करोगी। रात भर अरुणिमा आस्तिक के सामने रहम की भीख मांगती रही और गिड़गिड़ाते रही, लेकिन आस्तिक ने उस पर रहम नहीं दिखाई। उसका मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी हो गया था। मानेसर, पृथ्वी और जानवी की बस मानेसर बॉर्डर पर पहुंच गई थी। वह लोग बस से उतरते हैं और दादा और दादी को देखते हुए जानवी कहती है, अच्छा दादी जी,
अब हम यहाँ से कोई बस या टैक्सी ले लेंगे। दिल्ली यहाँ से सिर्फ 1 घंटे के सफ़र पर ही है। दादी आगे आती है और जाह्नवी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जाना चाहती हो तो तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर तुम आज रात यहाँ रुक जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कल चली जाना। जाह्नवी हैरानी से दादी को देखते हैं और पृथ्वी को देखने लगती है। पृथ्वी कहता है, नहीं दादी जी, दरअसल मुझे जल्दी वापस भी जाना है, हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। तभी दादा और दादी का बड़ा बेटा उनके पास आता है और कहता है, पृथ्वी दरअसल बात यह है कि हम यहाँ पर अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए आए हैं और कल हमारे माता पिता की 75 सालगिरह है। बस हम चाहते हैं कि आप कल सुबह का फंक्शन अटेंड कर ले, उसके बाद हम आपको खुद दिल्ली छोड़ आएंगे। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ घंटे की बात है और रुक जाए। पृथ्वी जाह्नवी को देखने लगता है और जाह्नवी पृथ्वी को देखते हुए आंखों से क्या करना है ये पूछती है। तो पृथ्वी हाँ मैं सर हिलाता है। जाह्नवी मुस्कुराते हुए दादी को देखकर कहती है, ठीक है दादी, हम आपकी सालगिरह का फंक्शन अटेंड करके ही जाएंगे। इस पर दादाजी मुस्कुराते हुए पृथ्वी को देखकर कहते हैं, बरखुरदार इशारों में बातें करने वाले तुम अकेले नहीं हो, हम भी अपनी श्रीमती जी की बातें इशारों में ही समझ जाया करते हैं। दादाजी की बात पर सब हंसने लगते हैं। सबके लिए मेहमानों वाला कमरा तैयार कर दिया गया था। रात काफ़ी हो गई थी और सुबह फंक्शन था। उसके बाद कुलदेवी के दर्शन करने थे, इसीलिए सारे मेहमानों को कमरे में छोड़ दिया गया था। एक औरत उनके साथ कमरे में आती है और कहती, जाह्नवी, पृथ्वी, ये रहा तुम दोनों का कमरा, तुम दोनों भी आराम कर लो, थक गए होंगे। औरत उन्हें कमरे में छोड़कर चली जाती है। तो पृथ्वी कहता है, ये हमको एक ही कमरे में क्यों छोड़कर गई है, मैं जाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे लिए कोई है कमरा। पृथ्वी आगे बढ़ता, उससे पहले ही जाह्नवी ने उसके हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो, उन लोगों की नज़रों में हम पति पत्नी हैं, तो एक कमरे में ही तो रहेंगे ना। अब तुम जाकर ऐसे पूछोगे कि कोई दूसरा कमरा है तो उन्हें शक नहीं होगा हम पर। पृथ्वी आंखें छोटी करते हुए कहता है, शक गया तेल लेने, तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता मैं। जाह्नवी अपना सर पीट लेती है और कहती है, कैसे इंसान हो तुम, दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकते हैं क्या। अब तक वह हम दोनों को पति पत्नी समझ रहे थे, अब अचानक से तुम उन्हें जाकर कहोगे कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, तो उनका दिल नहीं टूट जाएगा, उनका भरोसा उठ जाएगा लोगों के ऊपर से। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, एक कमरे में रहने की। ठीक है तुम बेड पर सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। पृथ्वी घूरते हुए जाह्नवी को देखकर कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी कुछ ही दिन पहले गोली लगी है और पैर पर चोट भी आई है, ऐसे में मैं तुम्हें जमीन पर सोने दूंगा, चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ, मैं सामने सोफे पर सो जाता हूँ। अगली सुबह महल, अरुणिमा का रोम रोम दर्द से तड़प रहा था। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक चादर लिपटी हुई थी और वह इस वक्त दीवार के एक कोने पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। वह अगर हल्की सी सिसकी भी लेती तो उसके पूरे शरीर में दर्द की एक लहर कौंध जाती। अरुणिमा ने अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से लगाते हुए अपने चेहरे को घुटनों में छुपाकर घुट घुट के रो रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और बेड पर सो रहे आस्तिक को देखा। सोते हुए कितना शांत और कितना मासूम नजर आता है। उसे सोता हुआ देखकर कोई नहीं कह सकता है कि यह इंसान रात में एक मॉन्स्टर बन जाता है। कल रात आस्तिक की यातनाएं याद करके अरुणिमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपनी घबराई नजरों से आस्तिक को देखकर कहा, यह इंसान पागल है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, यह मुझे मार डालेगा। अगर मैं मर गई तो मेरी माँ मेरी बहन का क्या होगा, यह इंसान उन्हें भी मार डालेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, अपनी माँ को और अपनी बहन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ, यह इंसान साइको है। कल रात बिना किसी गलती के इसने मुझे इतना मारा, मैं 2 बार बेहोश हो गई थी और उसने बेहोशी में ही मेरा बलात्कार किया। यहाँ अरुणिमा तो अपने अंदर दर्द का एक समंदर समेटे हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, पर वहाँ महल के किसी दूसरे कोने में जिसने अरुणिमा की बनाई खीर में नमक डाला था, उसके षड्यंत्र भी काफी पक्के थे। उसने आस्तिक के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सजा मिलनी जरूरी थी, अगर तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि दूसरों पर बुरी नज़र रखने का क्या अंजाम होता है। अरुणिमा अभी भी सिसकते हुए दर्द का घूंट पिए जा रही थी। तभी आस्तिक की नींद खुलती है और वह अलसाते हुए बेड से उठता है और दीवार के एक कोने में उस छोटी सी आकृति को देखता है
जिसने अपने शरीर को चादर से ढका हुआ था। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने बॉक्सर को पहनता है। वह अरुणिमा के पास आता है और धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस करते ही अरुणिमा कांप जाती है और घबराते हुए देखने लगती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि आस्तिक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है, अरुणिमा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मारना मत। आस्तिक बस अपनी गहरी निगाहों से अरुणिमा के डर से पीले पड़ रहे हैं उस चेहरे को देखता है। वह धीरे से अरुणिमा को लेकर बेड पर आता है और उसे बेड पर रख देता है। अरुणिमा बेड पर किसी तकिया की तरह सिकुड़कर बैठी हुई थी। अरुणिमा को बेड पर रखकर आस्तिक सीधे अलमारी की तरफ जाता है और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। वह बॉक्स लाकर बेड के साइड टेबल पर रखता है और अरुणिमा को बेड पर लेटा देता है। अरुणिमा आस्तिक के स्पर्श से ही कांप रही थी। आस्तिक ने धीरे से एक ऑइंटमेंट निकाला और थोड़ी सी दवाई उसने अपनी फिंगर में लेकर अरुणिमा के जख्मों पर लगना शुरू किया। अरुणिमा हैरान नजरों से आस्तिक को देखे जा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह इंसान करना क्या चाहता है। कल रात तो उसी ने अरुणिमा को इतने जख्म दिए हैं और अब खुद ही उन पर मरहम भी लगा रहा है। जब आस्तिक उसे गोद में उठाकर बेड पर ला रहा था, तब अरुणिमा एक पल के लिए घबरा गई थी, ये सोचकर कि आस्तिक फिर से उसका बलात्कार करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अरुणिमा के जख्मों पर मरहम लगाने के बाद आस्तिक क्लोजेट से एक ढीली सी नाइटी लेकर आता है और उसे अरुणिमा को पहना देता है। दोपहर तक अरुणिमा अपने कमरे में थी। आस्तिक ने सबको मना किया था कि कोई भी अरुणिमा के पास नहीं जाएगा और न ही कोई भी उसे परेशान करेगा। दोपहर को अरुणिमा जब नींद से जगाती है तो खुद को कमरे में अकेला पाती है। उसे इस बात की तसल्ली थी कि इस समय वह कमरे में नहीं है। अरुणिमा धीरे से उठती है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है, लेकिन अब अरुणिमा अपने लिए फैसला ले चुकी थी। वह ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी और अपने बालों को कंघी करते हुए आईने में अपने अक्स को देखकर कहती है, माँ कहती है, शादी का रिश्ता निभाने में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रिश्ता टूटने की 100 वजह होने के बाद भी निभाने की बस एक वजह काफ़ी होती है, पर मेरे पास तो वह वजह भी नहीं है। मैं किस लिए इस रिश्ते को निभा रही हूँ जिसमें प्यार, इज्जत, सम्मान कुछ भी नहीं है। बस अब बहुत हो गया। मेरी तरफ की यह आखिरी हद थी जो मैंने तोड़ दी है। मैं इस जानवर की कैद से भाग जाऊंगी। मैं इसके हाथों की अब और कठपुतली नहीं बन सकती हूँ। मुझे नहीं रहना है इस मॉन्स्टर के साथ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी बहुत दूर, अपनी माँ को लेकर, अपनी बहन को लेकर, एक ऐसी जगह जहाँ पर यह इंसान हम तक कभी ना पहुँच पाए। अरुणिमा ने अपने हक के लिए फैसला कर लिया था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था कि वह आस्तिक को छोड़ने का फैसला कर रही है। अरुणिमा अपने कमरे से निकलती है और सीधे हॉल में आती है। इस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। आस्तिक सुबह ही घर से जा चुका था। पृथ्वी दिल्ली गया हुआ था। प्रणाली इस वक्त अपने फैशन हाउस में थी और कीर्ति कॉलेज में। सिर्फ अमृता ताई है जो अपने कमरे में थी, लेकिन वह अरुणिमा से नजरें नहीं मिल पा रही थी। कल रात वह अरुणिमा की मदद करना चाहती थी, पर उन्हें रोक दिया गया और इसी वजह से वह अरुणिमा से नजरें मिलाने से डर रही थी, क्योंकि जिन नज़रों से अरुणिमा उन्हें देख रही थी वह साफ तौर पर अपने लिए रहम मान रही थी। अरुणिमा सीधे महल के मुख्य द्वार पर आ जाती है। लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा जो उसके लिए हमेशा से ही बंद कर दिया गया था। शादी के बाद से अरुणिमा इस दरवाजे से बाहर नहीं गई थी। आस्तिक ने उसे इस महल के अंदर हर चीज़ लाकर दी थी। उसकी ज़रूरत का हर सामान उसके पास था। सिर्फ नहीं थी तो आज़ादी और इज्जत। अरुणिमा उस बड़े से दरवाजे के पास पहुंचती है कि तभी 2 अंगरक्षक जाकर अरुणिमा को रोकते हुए कहते हैं, रानी साहिबा, आप बाहर नहीं जा सकती है। अरुणिमा गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कहती है, मेरे रास्ते से हटो। पर वह दोनों अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, माफ़ करें रानी साहिबा, पर यह राजा साहब का हुक्म है कि हम आपको महल से बाहर कदम न रखने दे। जाने दो उसे। अरुणिमा के पीछे से यह आवाज़ आती है। अरुणिमा हैरानी से पीछे पलटकर देखती है तो सामने अमृता ताई खड़ी थी। अमृता ताई को देखकर वह दोनों सिक्योरिटी गार्ड अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, सॉरी मैडम, लेकिन राजा साहब का हुक्म है कि हम रानी साहिबा को महल से बाहर न जाने दें। अमृता ताई उन दोनों गार्ड्स के सामने आती है और उन्हें घूरते हुए देखकर कहती है, तुम्हारे राजा साहब को मैं संभाल लूंगी। दरवाजा खोलो और इसे बाहर जाने दो। लेकिन वह दोनों गार्ड्स अभी भी सर झुकाए वहां पर खड़े थे। अमृता ताई ने गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कहा,
तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? जानते हो ना मैं कौन हूँ? वह दोनों गार्ड्स घबरा जाते हैं और जल्दी से हाँ में सर हिलाते हैं। उनमें से एक गार्ड जाता है और महल का मुख्य द्वार खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अरुणिमा के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह पलटकर पहले अमृता ताई को देखती है, जो मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहती है, जाओ आज़ाद हो जाओ इस कैद से। अरुणिमा जल्दी से अमृता ताई के पास आती है और उनके गले लग जाती है। अरुणिमा फूट फूट कर रोती है और कहती है, शुक्रिया मुझे इस नर्क से आज़ादी दिलवाने के लिए। अमृता ताई अरुणिमा को खुद से अलग करती है और उसके आंसू पूछते हुए कहती है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, पर समझ लो मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कुछ तो किया तुम्हारे लिए। अच्छा ही है कि तुम इस सोने के पिंजरे से आज़ाद ही रहो। जाओ, अपने घर जाओ, अपनी माँ के पास, उन्हें सारी बात बताओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अरुणिमा रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी और उसने हाँ में सर हिलाते हुए अमृता ताई के पैर छुए और महल के गेट से बाहर निकल गई। आज पूरे 1.5 महीने बाद वह बाहर का नज़ारा देख रही थी। ताजी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। सांस तो वह महल के अंदर भी ले रही थी, लेकिन उस सांस में भी एक घुटन थी। महल के दरवाजे के बाहर अरुणिमा को ऐसा लग रहा था कि वह सच में जिंदा है और जिंदा रहने के लिए सांस ले रही है। अरुणिमा ने एक नज़र पलटकर उस महल को देखा, जो महल उसके लिए एक जेल के बराबर था। उसने अपनी आंखों में नफरत और गुस्सा लिए अपनी आंखों से बह रहे आंसू को बेदर्द तरीके से पोंछते हुए कहा, अलविदा आस्तिक रायचंद, अब मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। और उसके बाद अरुणिमा ने दोबारा पलटकर उस महल की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह अपने उस बुरे सपने को फिर से नहीं देखना चाहती थी। वह एक बार अपने घर के रास्ते के लिए निकली तो बस चलती गई। महल से निकलने से पहले अरुणिमा ने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया था। नहीं उसने पैसे लिए थे और न ही कोई कीमती गहना पहना था। जब वह इस महल में आई थी तो उसने बेशकीमती गहने पहने हुए थे, पर इस महल से जाते वक्त वह अपने साथ सिर्फ दर्द और तकलीफ ही लेकर जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर में, वहां पर किसी इंसान के तेज चीखने की आवाज आ रही थी। वह इंसान जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके शरीर से खून की धार बह रही थी। वह खुद को जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए जंजीरों को खींच रहा था। वह जितना खुद को खींचता, जंजीर उतनी कसते चली जाती। 3 दिन हो गए थे इस इंसान को इस जगह पर बंद किए हुए। उसे इन 3 दिनों में ना तो खाना दिया गया था और न ही पानी दिया गया था। वह जोर से चिल्लाते हुए अपने लिए जान की भीख मांग रहा था, पर वहां पर खड़े लोग शायद गूंगे और बहरे थे। उन्हें अगर कुछ सुनाई देता था तो सिर्फ अपने मालिक का हुक्म। वह आदमी अपने लिए जान की भीख मांग रहा था, खुद को छुड़ाने की मिन्नत कर रहा था। तभी उस खंडहर का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अपने हाथों में खाने की थाली लेकर अंदर आते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे मेहमान को भूख लगी है और तुम लोग उसे खाना भी नहीं दे सकते हो। किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के नालायक रखे हुए हैं मैंने। धीरे धीरे वहां पर एक बल्ब जलता है और धीरे धीरे उस अंधेरी कोठरी में रोशनी होती है। सामने जंजीरों से बंधा वह इंसान जब अपना चेहरा उठाकर सामने देखता है तो उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने आस्तिक खड़ा था और उसके हाथों में एक थाली थी। वह आदमी आस्तिक को हैरानी से देखकर कहता है, तुमने मुझे क्यों कैद किया हुआ है? आस्तिक उसके सामने पंजों के बल बैठता है और कहता है, बातें बाद में होती रहेगी। 3 दिन से भूखे हो, पहले कुछ खा लो, उसके बाद बात करना। कहते हुए आस्तिक ने अपने हाथ में ली हुई थाली को सामने रखा। उस आदमी को सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इतनी कि अगर उसके हाथ खुले होते तो शायद वह अपने हाथ को ही चबा जाता। लेकिन अपने सामने उस थाली को देखकर उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए और उसके मुंह से उल्टी जैसे एक्सप्रेशन आने लगे। वह आस्तिक को देखकर कहता है, यह क्या दे रहे हो तुम मुझे? हटाओ इसे यहाँ से। उस आदमी के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिस वजह से वह अपने नाक को भी नहीं ढक पा रहा था। उसका पूरा चेहरा घिन से भर गया था। सामने थाली में सड़े हुए चावल और उसके ऊपर फफूंद लगी हुई सब्जी रखी थी। वह आदमी गुस्से में आस्तिक को देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये खाना इंसानों के खाने के लायक है क्या? कचरे से उठा के लाए हो ये खाना? आस्तिक अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? उस आदमी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आस्तिक उसे देखता है और अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान रखते हुए कहता है, क्या बात है? तुमने तो पहली नज़र में देखकर ही पहचान लिया कि इस खाने को मैं कचरे से उठा कर लाया हूँ।
वह आदमी गुस्से में आस्तिक को देखकर कहता है, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखा हुआ है तुमने? मेरा किडनैप क्यों किया है? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरी पहुँच पॉलिटिशियन तक है। आस्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं और वह गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहता है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हें प्रताप। आस्तिक के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रताप की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और वह कहता है, तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो? आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह कहता है, कैसे नहीं जानूंगा मैं तुम्हें प्रताप? आखिर मेरी सासू माँ से तुम्हारा इतना अच्छा याराना जो है। प्रताप हैरानी से आस्तिक को देखे जा रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि शारदा जी से उसकी दोस्ती को लेकर आस्तिक ऐसे क्यों कह रहा है। प्रताप हैरानी से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह उस खाने की थाली में से सब्जी और चावल को अपनी मुट्ठी में भरता हुआ प्रताप के सामने करता है और कहता है, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम मेरी सासू माँ के इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम्हारी थोड़ी बहुत खातिरदारी तो मुझे भी करनी चाहिए ना। प्रताप की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह घबराते हुए आस्तिक को देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खबरदार जो मुझे ये खाना खिलाने की कोशिश की तो कोई इंसान इस खाने को नहीं खा सकता है। इसे खाने से अच्छा तो मैं भूखा मर जाऊं। आस्तिक का चेहरा सख्त हो गया और उसने प्रताप को देखते हुए कहा, भूख होती क्या चीज़ है? यह शायद तुमने अभी तक जाना नहीं है। भूख से कैसी तड़प होती है ये पूछना है तो उस बच्चे से पूछो जो अपना और अपने भाई बहनों का पेट भरने के लिए कचरे में से खाना ढूंढा करता था। मंदिर के सामने घंटों बैठा रहता था इस उम्मीद से कि भगवान उस पर थोड़ी दया दिखाएंगे और आज उसके भाई बहनों को खाने के लिए कुछ अच्छा मिल जाएगा। पर उसकी बुरी किस्मत कि भगवान को भी उस पर दया नहीं आई। उसे तो भीख में भी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ और वह इसी तरीके से होटल के बाहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर कचरे में से फेंके हुए खाने को इकट्ठा किया करता था। 5 स्टार होटल में तुम लोग खाना खाकर बचे हुए खाने को फेंक दिया करते थे। वह बच्चा उसी खाने को इकट्ठा करके अपने घर ले जाया करता था। उसके भाई बहन भूख से बिलख रहे थे और वो अपने भाई बहन का पेट भरने के लिए खुद भूखा रहा। एक दिन कभी कोई अच्छा खाना मिलता तो वह उसे संभाल के रखता था ताकि कम से कम इस खाने को 2-3 दिन तक चला सके। पर अफसोस 2 दिन बाद ही वह खाना सड़ जाता था। अपने भाई बहनों को ताज़ा खाना खिलाकर वह बच्चा उस बासी खाने को खा लिया करता था। कचरे में पड़ी रोटियां अक्सर यह बयां करती है कि पेट भरने पर इंसान अपनी औकात भूल जाता है। इसे कहते हैं भूख, जिंदा रहने की भूख। ये सारी दुनिया पापी पेट के लिए ही तो कमा रही है। कुछ इंसान पेट से भूखे हैं तो कुछ नियत से। प्रताप हैरानी से आस्तिक को देख रहा था। उसने कहा, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या मतलब है इन सब बातों का? कौन बच्चा, कौन भूखा मर रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तुम शारदा के दामाद हो, बस इसीलिए अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। एडवोकेट प्रताप, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर एडवोकेट की पोस्ट पर हो और तुम्हारा काम है लोगों को इंसाफ दिलाना, पर शायद तुम अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे हो, या फिर तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है, इसीलिए आज यहाँ पर कुत्ते की तरह बंध गए हो। आस्तिक के शब्दों से प्रताप दंग रह गया था। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और प्रताप को देखते हुए कहता है, खाना तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा, या तो इसे खाओ या फिर भूखे मर जाओ। और यकीन मानो, भूख से मरना कैसा होता है यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आस्तिक अपने गार्ड्स को देखते हुए कहता है, मेहमान की अच्छी तरह से खातिरदारी करना। गार्ड्स जल्दी से हाँ में कर हिलाते हैं। उन्हें ऐसा करता देख प्रताप हैरान रह जाता है। अब तक वह चिल्ला चिल्ला कर उन गार्ड से अपनी बात कह रहा था, तब तक तो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी, लेकिन आस्तिक के कहते ही वह लोग सतर्क हो गए। प्रताप घबराते हुए आस्तिक को देखकर कहता है, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसने कहा, जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब लेकर मैं जल्दी लौटूंगा। पहले मेरी मेहमान नवाजी के मजे तो ले लो। और इसी के साथ आस्तिक ने वह कमरा छोड़ दिया। अरुणिमा एक पेड़ की छांव के नीचे बैठी हुई थी। वह बहुत देर से महल से निकली थी और अभी उसके घर पहुंचने में काफी लंबा रास्ता तय करना था। क्योंकि वह पैदल चल रही थी, इसीलिए वह थक गई थी।
एक पेड़ के नीचे बैठकर पास के एक मटके से पानी पिया और थोड़ी देर छांव में खुद को शांत करने की कोशिश की। अरुणिमा अपने मन में सोच रही थी, क्या मैंने घर छोड़कर सही किया है? तभी उसके दूसरे मन ने कहा, हाँ, मैंने बिल्कुल सही किया है। वह घर रहने लायक ही नहीं है। वह इंसान एकदम पागल है। अगर मैं उसके साथ एक और दिन रहती तो शायद मैं भी पागल हो जाती, या फिर मैं खुद को मार डालती। तभी दूसरा विचार अरुणिमा को यह आता है, लेकिन माँ इस बारे में कैसे रिएक्ट करेगी? उन्होंने तो मुझे पहले समझाया था कि मुझे अपना घर बना के रखना है। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, ऐसे रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। तभी उसने अपने इस विचार को हटाते हुए कहा, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वह भी पति पत्नी के बीच, पर यह इंसान मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है और मेरी मजबूरी देखो कि मैं इसका जवाब भी नहीं दे सकती हूँ। नहीं, मैंने इस पागल इंसान को छोड़कर कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी अरुणिमा को आज सुबह का ख्याल आता है, जब आस्तिक ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया था। अरुणिमा अपने मन में विचार करती है, उन्होंने मेरे जख्मों पर मरहम क्यों लगाया था? क्या वह गिल्ट फील कर रहे थे? उस रात उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि वह मुझसे प्यार करते हैं, और उसके अगले दिन मुझे ये भी कह रहे थे कि मुझे भी उनसे प्यार करना है। तभी अरुणिमा ने खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या बकवास सोच रही हूँ मैं? वह इंसान कभी अपने किए पर गिल्ट फील नहीं करेगा। और उस रात जब उसने मुझे ये कहा कि वह मुझसे प्यार करता है तो उस रात वह नशे में था। मुझे इतना टॉर्चर करने के बाद वह मुझसे अपने लिए प्यार की उम्मीद कैसे कर सकता है? उसने मुझे जबरदस्ती अपने साथ बांध के अपने महल में कैद करके रखा है। लेकिन अब मैं उस महल से आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं अपनी माँ को लेकर, अपनी बहन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी, इतना तो कमा ही लूंगी कि माँ को अच्छे से रख सकूं और मिश्री को अच्छे से पढ़ा सकूं। दाल रोटी लायक तो एक मजदूर भी कमा लेता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? अपने विचारों को निश्चित करती हुई अरुणिमा अपनी जगह से उठती है और अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपने घर की तरफ चल देती है। उसका पैदल सफ़र फिर से शुरू हो गया था, लेकिन मंजिल अभी उससे कोसों दूर थी। वही अपने केबिन में बैठा आस्तिक आज बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। उसे अच्छी तरह से याद है कि उसकी माँ एक पड़ोसन की मदद से किस तरीके से कोर्ट और वकील के चक्कर लगाया करती थी, और यह वही वकील है जिसने उसकी माँ की मदद करने से इनकार कर दिया था और बदले में ये कहा था कि अगर उसने प्रताप को एक रात के लिए खुश कर दिया तो प्रताप उसकी दुगनी कीमत देगा। आस्तिक अपने केबिन की कुर्सी पर बैठा हुआ अपने चेहरे को ऊपर किए हुए एक पैर से अपनी कुर्सी को स्विंग करता है और प्रताप के बारे में सोचने लगता है। आस्तिक के चेहरे पर एक सुकून था। आज प्रताप उसके चंगुल में था। प्रताप वही शख्स है जिसने उसकी माँ की मदद तब नहीं की थी जब सच में उसकी माँ को कानून की मदद की जरूरत थी। उल्टा उसने आस्तिक की माँ के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि जहाँ इतने लोगों ने उसका बलात्कार किया है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वह प्रताप के साथ भी सो जाए? प्रताप तो उसके बदले उस पैसे भी देगा। आस्तिक को पता चल गया था कि प्रताप उन पॉलिटिशियन से मिला हुआ है जिसने उसकी माँ का रेप किया था। आस्तिक अपनी सर्द निगाहों से अपने बुरे कल को याद करते हुए कहता है, पहले उस शारदा मेहरा ने मेरी माँ से उनकी खुशियाँ छीन ली, उसके बाद उन आदमियों ने मेरी माँ से उनकी इज्जत छीन ली, और इस प्रताप ने मेरी माँ को दुनिया के सामने जलील करने में कोई कमी नहीं रखी। अब पता चला यह इत्तेफाक नहीं था, सब लोग आपस में मिले हुए हैं और सबको अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। उनके सुकून के दिन खत्म हो गए। अब मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि वह जीते जी खुद के लिए मौत मांगेंगे। मुझे आज भी वह काला दिन याद है। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब मेरी माँ की लाश पंखे से झूल रही थी। उनके जाने के बाद हमारी जिंदगी कितनी दुखों से भरी हुई थी। जब प्रताप से उन्होंने अपने लिए ऐसी बात सुनी, तब मेरी माँ को एहसास हो गया था कि अब उनकी सारी जिंदगी इसी यातनाओं में गुजरेगी। हर आने जाने वाला शख्स उन्हें इसी नज़र से देखेगा। माँ अंदर से टूट गई थी। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। ना किसी से मिलना, ना बाहर जाना। इंसान सिर्फ तब नहीं मरता है जब उसका शरीर मरता है, बल्कि वह तब भी मर जाता है जब उसकी आत्मा मर जाती है। और यही हाल उस वक्त मेरी माँ का भी था। मैं बच्चा जरूर था, पर इतना नहीं कि अपनी माँ का उदास चेहरा न देख सकूं। मैं अपनी माँ के पास जाता था, उनसे पूछता था कि क्या हुआ है, कौन है वह लोग जिन्होंने उनके साथ यह काम किया है। पर मेरी माँ मुझे हमेशा चुप करवा देती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों से उलझूं और वह लोग मुझे नुकसान पहुंचा दे। मेरी माँ भले ही अंदर से टूट गई थी,
लेकिन थी तो वह एक माँ ही। उन्होंने मुझे हिम्मत देते हुए ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भाई बहनों का साथ कभी मत छोड़ना। चाहे हालात जैसे भी हो, तुम अपने भाई बहनों के बड़े भाई बनकर नहीं, बल्कि एक पिता बनाकर उनकी रक्षा करोगे। वादा करो मुझसे। मेरी माँ ने मुझसे वादा मांगा था और मैंने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए उनके हाथों पर अपने नन्हे से हाथ रखकर उनसे वादा किया कि कभी भी अपने भाई बहनों को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हमेशा एक पिता की तरह उनकी रक्षा करूंगा। इस दुनिया की कोई भी तकलीफ मेरे भाई बहनों तक पहुंच भी नहीं पाएगी। हम एक झोपड़पट्टी में रहते थे। घर भले ही छोटा था, लेकिन हमें खुशी थी कि हम सब एक साथ हैं। बड़ा घर, बड़े महल के तो हमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। बस हमारी माँ का साथ हमारे पास है, यही हमारे लिए काफ़ी था। मुझे जो भी थोड़ा सा काम आता था, हम सबका पेट उन्हीं से भर जाता था और इससे ज़्यादा हमने चाहा भी नहीं था। झोपड़पट्टी के पास एक सरकारी स्कूल था। मैं और प्रणाली उस स्कूल में पढ़ा करते थे। पृथ्वी और कीर्ति तब बहुत छोटे थे, इसलिए वह स्कूल नहीं जाते थे। हमारी माँ की हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने हमें स्कूल भेजा और वह हमेशा हमारी पढ़ाई पर जोर दिया करती थी। वह चाहती थी कि हम लोग पढ़ लिख कर कामयाब बने। पर क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था, इसीलिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ एक होटल में झाड़ू पोछा का काम किया। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, लेकिन मेरे लिए बहुत था। वहाँ का मालिक अच्छा था, इसलिए मुझे रोज पैसे दिया करता था और उन पैसों से मैं अपनी माँ के लिए माथे की बिंदी लेकर आता था। मेरी माँ बिंदी लगाती तो बहुत सुंदर लगती थी, पर न जाने क्यों वह बिंदी लगाना नहीं चाहती थी। सब कुछ सही था, मैं काम करता था, पढ़ाई भी करता था। मैंने अपने भाई बहनों को अच्छे से संभाला। हमारे लिए वह दिन भी रोज की तरह ही था। मैं और प्रणाली स्कूल से वापस आए, लेकिन घर आकर हम देखते हैं कि पृथ्वी और कीर्ति जोर जोर से रोए जा रहे हैं। हम दोनों घबरा गए और जल्दी से घर के अंदर दौड़ते हैं, पर अंदर जाते ही हमारी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मेरी माँ का शरीर पंखे से टंगा हुआ था। उनके एक पैर को कीर्ति ने पकड़ा हुआ था और एक पैर को पृथ्वी ने। वह दोनों माँ के शरीर को खींचते हुए रो रहे थे। प्रणाली तो लगभग भागते हुए माँ के पैरों से लिपटती है और उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। आस्तिक उस समय पत्थर का हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी माँ के मरे हुए शरीर को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसकी माँ बलात्कार के उस सदमे से उभर भी नहीं पाए। शायद उभर जाती अगर ये दुनिया उन्हें उभरने देती तो, लेकिन हर आने जाने वाला इंसान उन्हें उस दर्द भरे सदमे की याद दिलाता है। शरीर के जख्म तो भर गए थे, लेकिन इन जालिम दुनिया वालों ने उनके मन पर जख्म लगाने में बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। घर से इतनी तेज रोने की आवाज़ सुनकर पास के घर से एक पड़ोस का आदमी घर पर आता है और घर का माहौल देखकर वह सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और आस्तिक की मां के शरीर को पंखे से नीचे उतारती है। पुलिस आस्तिक की मां के शरीर को ले जा रही थी। उसके तीनों भाई बहन रो रहे थे, लेकिन आस्तिक बस अपनी मां को देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा भी अब उसके शरीर में नहीं है। वह बिल्कुल पत्थर की तरह अपनी मां को देखे जा रहा था। प्रणाली और पृथ्वी अभी भी अपनी मां से लिपटकर रो रहे थे, लेकिन कीर्ति आस्तिक के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। काफी देर से रोने की वजह से वह सो गई। पुलिस वालों ने पृथ्वी और प्रणाली को उनकी मां से अलग किया और उनकी मां को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर ले जा रहे थे। प्रणाली और पृथ्वी आस्तिक के पास आते हैं और उसे पकड़ते हुए कहते हैं, भाई, वह लोग मां को ले गए। भाई, उन्हें रोको ना, वह लोग मां को ले जा रहे हैं। मां कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आस्तिक, जो इस वक्त किसी पत्थर की तरह वहां पर खड़ा था, अचानक से अपने भाई बहनों के सवाल से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। इस वजह से नहीं कि अब वह क्या करेगा, बल्कि इस वजह से कि उनकी माँ उनके लिए इतनी निर्दयी कैसे हो गई। इतने छोटे छोटे बच्चों को इस बेरहम दुनिया में वह छोड़कर कैसे जा सकती है। उन्होंने ये कदम उठाने से पहले हमारे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। इस बेरहम दुनिया में हम कैसे रहेंगे? हम अनाथ हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। आस्तिक की माँ को मरे 3 दिन हो गया था, लेकिन उनके साथ शोक मनाने वाला कोई भी नहीं था। वह छोटे छोटे बच्चे उस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बन रहे थे, लेकिन अभी दुख कम नहीं थे। आस्तिक को जब पता चला कि उसकी मां के केस की फाइल 3 दिन में बंद हो गई तो वह उन पुलिस वालों के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन उस पुलिस वाले ने आस्तिक को एक छोटा बच्चा समझकर उसी को 2 थप्पड़ मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर भगा दिया और कहा कि उसकी मां की मौत एक सुसाइड केस है। अगर वह दोबारा से यहाँ पर आएगा
तो वह उसे ही उठाकर जेल में डाल देंगे और फिर उसके भाई बहन सड़कों पर भीख मांगेंगे। आस्तिक उदास और हताश मन से वापस घर आ गया। छोटे छोटे भाई बहनों को भूख से रोता हुआ देख रहा था। आस्तिक अब उस होटल में परमानेंट काम पर लग गया था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वह चाहता था प्रणाली स्कूल जाए। लेकिन अगर प्रणाली स्कूल जाती तो पृथ्वी और कीर्ति की देखभाल कौन करता, क्योंकि वह दोनों अभी बहुत छोटे थे। आस्तिक दिन रात मेहनत करता। जहां उसे दिन के 50 रुपए मिलते थे, वहां पर वह दुगनी मेहनत करके दिन के 100 रुपए लेता था। वह 100 रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि आस्तिक के लिए उसके भाई बहनों को खाना खिलाने की मेहनत थी। कुछ महीने तो इसी तरीके से चलता रहा। फिर एक दिन आस्तिक को पता चला कि जिस ढाबे पर वह काम करता था वह बंद हो गया है। आस्तिक का इकलौता रोजगार छिन गया था। रोजगार तो बंद हो गया था, लेकिन भूख लगनी तो बंद नहीं हो सकती थी ना। आस्तिक मंदिर के सामने जाकर लोगों से खाना मांगने लगा। ऐसा नहीं था कि उसने दूसरे किसी ढाबे पर काम ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन इंडियन लॉ के अनुसार किसी छोटे बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से सब लोग आस्तिक को भगा देते थे। खाने का इंतजाम तो आस्तिक जैसे तैसे कर लेता था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम उनके पास उनकी झोपड़पट्टी तो है। सर के ऊपर एक छत उनके जीवन के लिए एक वरदान थी। उस झोपड़पट्टी की मालकिन ने भी आस्तिक को वहां पर रहने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि उसे भी उन बच्चों पर दया आ गई थी। माँ भले ही कुछ भी करती हो, बच्चे तो मासूम ही थे ना, इसीलिए उन्होंने आस्तिक से किराया भी नहीं लिया था। लेकिन तभी आस्तिक के घर में एक दिन अचानक से आग लग गई। वह तो शुक्र है कि आस्तिक उस समय घर पर ही मौजूद था और उसने जल्दी से अपने भाई बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। लोगों ने मिलकर वहां की आग बुझा दी, पर अब आस्तिक के पास और कोई सहारा नहीं था। वहां की मालकिन अच्छी तो थी, पर इतनी नहीं कि मुफ्त में उन बच्चों को कोई दूसरी जगह दे रहने के लिए। आस्तिक अपने भाई बहनों को लेकर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने लगा। वह मंदिर के बाहर से खाना मांगने लगा, लेकिन जब उसे खाना नहीं मिलता तो होटल के बाहर से कचरा से खाना बिन बिन कर लाता था और अपने भाई बहनों को खिलाता था। उन्होंने एक पेड़ के नीचे किसी प्लास्टिक की पन्नी से तिरपाल लगाकर उसके नीचे शरण ली। एक दिन इसी तरीके से आस्तिक को कहीं पर गाड़ी साफ करने का काम मिल गया था। गाड़ी किसी बड़े आदमी की थी। जब आस्तिक ने उसकी गाड़ी को साफ करके पूरा चमका दिया, तो उस आदमी ने खुश होकर आस्तिक को 500 रुपये दिए। 500 रुपये देखकर आस्तिक की आंखों में चमक आ गई। वह खुश होते हुए अपने भाई बहनों के लिए ताज़ा और अच्छा खाना लेकर उस पेड़ के नीचे जाने लगा, जहां पर वह अपने भाई बहनों को लेकर रहता था। पर जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा कि कीर्ति और पृथ्वी के हाथ पैर बांधकर उन्हें एक कोने पर बिठा दिया गया है और 2 शराबी प्रणाली के कपड़े उतार कर उसे अपने सामने नाचने के लिए कह रहे हैं। प्रणाली इस समय बिना कपड़ों के खड़ी थी और वह उन शराबियों के सामने रोते हुए अपने हाथ पैर हिलाकर नाच रही थी, और वह दोनों शराबी प्रणाली के सीने पर और उसके पीछे हाथ मारते हुए गंदी तरह से हंस रहे थे। आस्तिक के हाथों में जो खाने का पैकेट था वह छूट जाता है और सारा खाना नीचे जमीन पर गिर जाता है। आस्तिक अपने पास में रखे हुए एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उस आदमी के सर पर दे मारता है। उस आदमी का सर वही फूट जाता है और वह दर्द से तड़पने लगता है। दूसरा आदमी जब आस्तिक को देखता है तो वह डर से पीछे हो जाता है, क्योंकि इस समय आस्तिक कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि यह पहली बार था जब आस्तिक एक मॉन्स्टर की तरह सामने आया था। आस्तिक ने दूसरा पत्थर उठाया और उस आदमी की तरफ भागा। वह आदमी बहुत स्पीड से भाग रहा था, लेकिन शायद आज मॉन्स्टर के हाथों से बचना उसके बस की बात नहीं थी। आस्तिक पूरी जान लगाकर भागता है और उस आदमी के सर पर पत्थर दे मारता है। वह आदमी वही सड़क पर अपना दम तोड़ देता है। आस्तिक को एहसास हो गया था कि उसने खून किया है और कानून उसे सजा जरूर देगी, इसीलिए ये शहर अब उसके लिए सही नहीं है। वो जल्दी से अपने भाई बहनों के पास आता है और उनको लेकर वहां से किसी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठ जाता है। अपने केबिन की कुर्सी पर बैठा हुआ आस्तिक अचानक से अपनी आंखें बंद करता है और उसके आंखों से आंसुओं की धार उसके गालों पर आ जाती है। आज उसने अपने उन बुरे दिनों को याद किया था जिसे वह दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता था। इस दुनिया ने उसे मॉन्स्टर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं था कि आस्तिक शुरू से ही बुरा था या उसने अच्छा बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन कदम कदम पर उसे ऐसे लोग मिलते रहे जिसने उसके अंदर एक नए मॉन्स्टर को जन्म दिया। अंत में आस्तिक ने भी यह फैसला कर लिया कि जब ये दुनिया उसे एक मॉन्स्टर बनाने पर तुली ही है तो क्यों ना इस दुनिया को दिखा ही दिया जाए कि असली मॉन्स्टर होता क्या है।
अपनी माँ की बेइज्जती और उनका अपमान, अपने भाई बहनों की तड़प, आस्तिक इन सबसे अकेला ही डील कर रहा था। आस्तिक के मॉन्स्टर बनने के सफर में अगर किसी ने उसे बहुत करीब से जाना था तो वह प्रणाली थी। इसीलिए प्रणाली को अच्छी तरह से पता था कि उसका भाई कभी गलत नहीं हो सकता है। जो दुनिया ने उसे दिया है वही वह उस दुनिया को वापस कर रहा है। पृथ्वी और कीर्ति तो बहुत छोटे थे, लेकिन आस्तिक ने कभी उनके ऊपर इस दुनिया की क्रूरता का असर नहीं पड़ने दिया। आखिर उसने अपनी माँ से वादा किया था कि अपने भाई बहनों का भाई नहीं बल्कि पिता बनकर उनकी रक्षा करेगा। आस्तिक अपने जीवन के उन दिनों को याद कर रहा था जब वह एक बच्चे से एक मॉन्स्टर बन गया था। तभी उसके टेबल पर रखा हुआ फोन बजता है। वह देखता है तो महल से सुरक्षा अधिकारी का फोन था। सुरक्षा अधिकारी उसे बिना किसी कारणवश फोन नहीं करते हैं। बहुत जरूरी होने पर ही आस्तिक को फोन किया जाता है। आस्तिक ने जब उनका नंबर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जरूर कोई बात हुई है तभी फोन किया गया है। वह जल्दी से फोन उठाता है और कहता है, क्या बात है? सामने से कोई कुछ कहता है और उसे सुनकर आस्तिक का चेहरा गुस्से से भर जाता है। आस्तिक अपनी जगह पर खड़ा होता है और गुस्से से टेबल पर एक हाथ मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ़, तुमने उसे जाने कैसे दिया? रॉयल गार्ड्स कुछ कहते हैं। आस्तिक अपना फोन काट देता है और गुस्से में अपने बाल पकड़ लेता है। अरुणिमा घर छोड़कर जा चुकी थी। आस्तिक को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उस लड़की ने फिर से आस्तिक की बात न मानकर गलती की है। आस्तिक अपने मन में सोचता है, ये तुमने बहुत गलत किया है अरुणिमा। अब देखना इसकी तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। आस्तिक अपना कोट लेता है और तुरंत रॉयल ऑफिस से निकल जाता है। उसे अच्छी तरह से पता था कि अरुणिमा कहाँ गई होगी। शारदा जी अभी अभी घर लौटी थी। वह काम से बहुत ज्यादा थक कर घर लौटी थी और तुरंत कुर्सी पर बैठकर उन्होंने ही पिया था। वह कल से ही बहुत ज्यादा परेशान थी। मिश्री को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि शारदा जी ने पिछले 2 महीने से मिश्री के स्कूल की फीस नहीं भरी है। मिश्री के बोर्ड के एग्जाम थे इस साल और इस तरीके से स्कूल से निकल जाने पर उसका पूरा साल खराब हो गया है। कल से मिश्री बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और शारदा जी उसे समझा रही थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। शारदा जी ने प्रताप से मदद मांगने की सोची, लेकिन प्रताप तो जैसे अचानक से ही कहीं गायब हो गया है। उसने कई बार प्रताप को फोन करने की कोशिश की, लेकिन ना तो प्रताप का फोन लग रहा था और ना ही उसकी कोई खबर थी। शारदा जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वह अपनी इस हालात पर खुद ही तरस खा रही थी। कहाँ एक वक्त पर वह इतने बड़े प्रिंटिंग प्रेस की मालकिन थी और अब वह एक सफाई वाली का काम कर रही है। शारदा जी को पता है कि उनकी इस बुरी हालत के पीछे कहीं ना कहीं आस्तिक का हाथ है, लेकिन उनकी दुविधा तो देखो, वह अपने इस दुख को किसी से बयान भी नहीं कर सकती है क्योंकि आसपास के सभी लोग अब ये जान चुके थे कि अरुणिमा की शादी राजा साहब से हुई है। सब लोग शारदा जी से यही कहते थे कि राजा के घर में बेटी ब्याही है तो अब इनके भी मौज होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता उनके घर तो भूखे मरने के दिन हैं। लेकिन शारदा जी उन सब के सामने अपनी स्थिति नहीं बता सकती थी, इसीलिए खुद के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए वह दिखावा करने लगी है। वह आज भी अपनी महंगी साड़ियां पहनकर ही ऑफिस जाती है और ऑफिस के वॉशरूम में जाकर उन्हें बदल लेती है। शारदा जी अच्छी तरह से जानती थी कि इन सब के पीछे आस्तिक का ही हाथ है और आस्तिक ही है जिसने धीरे धीरे शारदा जी को बर्बाद कर दिया है। वह रोज उनसे कुछ ना कुछ ऐसा करवाता जिससे शारदा जी को और जिल्लत महसूस होती है। शारदा जी खून का घूंट पीकर रह जाती, पर वह आस्तिक को जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि अगर यह नौकरी भी चली गई तो उनका एकमात्र सहारा भी उनसे छिन जाएगा। शारदा जी को इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उनके पास सर ढकने के लिए एक छत तो है। शारदा जी अभी अभी कुर्सी पर शांति से बैठी ही थी कि तभी घर के दरवाजे की डोरबेल बजती है। शारदा जी दरवाजा खोलने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मिश्री अपने कमरे से निकलती है। उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था क्योंकि स्कूल से निकाल देने के बाद वह सिर्फ अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। जब उसने डोरबेल की घंटी सुनी तो वह बाहर आई, पर जब उसने देखा कि शारदा जी दरवाजा नहीं खोल रही है तब उसने जाकर दरवाजा खोला। शारदा जी को लगा कि शायद कोई सेल्समैन होगा या फिर कोई पड़ोसी, पर जब दरवाजा खुला तो शारदा जी को एक जानी पहचानी सी आवाज आई। वह हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती है और अरुणिमा रोते हुए शारदा जी को देखकर कहती है, माँ। शारदा जी अपनी जगह पर हैरानी से खड़ी हो जाती है। अरुणिमा इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वह यहाँ कैसे आए? लेकिन तभी दूसरे ही पल उन्होंने यह विचार किया कि अच्छा ही है कि अरुणिमा यहाँ पर है।
अगर वह यहाँ पर आ ही गई है तो अब शारदा जी अरुणिमा को अपने हालातों के बारे में बता सकती है। शारदा जी अरुणिमा से कहेगी कि आस्तिक से बात करे और आस्तिक ये जो कुछ भी कर रहा है उसे यही रोक दे। वही दरवाजे पर खड़ी अरुणिमा जब अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखती है तो वह भावुक हो जाती है। वह दौड़कर अपनी माँ के पास आती है और उनके सीने से लग जाती है। वह अपनी माँ को कस के बाहों में भरते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। अरुणिमा रोते हुए कहती है, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शारदा जी ने भी अरुणिमा को अपने गले से लगा लिया। हालांकि उनके स्पर्श में एक मतलब था, लेकिन फिर भी उन्होंने अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे भी तेरी बहुत याद आए अरु। कैसी है मेरी बच्ची, कितनी दुबली हो गई है तू, ठीक से खाना नहीं खाती है क्या? अरुणिमा शारदा जी से अलग होती है और रोते हुए उन्हें देखती है। शारदा जी कहती है, तू यहाँ अचानक कैसे आ गई? ना कोई खबर और न ही हमें पता था कि तू आने वाली है। फिर तू अचानक कैसे आ गई? राजा साहब ने तुझे आने कैसे दिया? अपनी माँ के इस सवाल पर अरुणिमा फूट फूट कर रोने लगी। वह अपनी माँ के हाथों को पकड़ती है और रोते हुए कहती है, माँ मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, प्लीज़ माँ मुझे अब उस आदमी के पास वापस मत भेजना माँ। वो कोई इंसान नहीं है, वह एक मॉन्स्टर है, आप नहीं जानती है उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे उस इंसान के पास वापस मत भेजना। शारदा जी अरुणिमा की बात सुनकर हैरान रह गई। अरुणिमा घर छोड़कर आ गई है, ये सोचकर ही शारदा जी के रोंगटे खड़े हो गए थे। शारदा जी ने अरुणिमा को सामने सोफे पर बिठाया और जल्दी से मिश्री से कहा, दीदी के लिए पानी लेकर आओ। मिश्री खुद अरुणिमा को इस तरीके से देखकर घबरा गई थी। वह जल्दी से किचन की तरफ जाती है। शारदा जी पहले अरुणिमा को शांत करवाती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं अरु, ऐसा नहीं कहते हैं, तुम अपने पति का घर छोड़कर ऐसे नहीं आ सकती हो। लोग क्या कहेंगे? देखो अगर तुम्हारे और राजा साहब के बीच में कोई मनमुटाव हुआ भी है तो तुम दोनों को एक साथ बैठकर उसका हल निकालना चाहिए। घर छोड़ देना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। शारदा जी अपने चेहरे से तो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उन्हें अरुणिमा की कितनी फिक्र है और वह नहीं चाहती है कि अरुणिमा अपना घर छोड़े, पर मन ही मन वह अरुणिमा पर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि पागल लड़की अपना घर छोड़कर क्यों आ गई है। अरुणिमा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, वह आदमी मुझे मार डालेगा, वह एकदम पागल है। वह सबके सामने तो ऐसा दिखाता है जैसे उसे मेरी कितनी परवाह है, लेकिन रात के समय एक कमरे में वह सच में कोई जानवर का रूप ले लेता है। माँ वो मुझे बहुत मारता है, मुझे वहाँ वापस मत भेजो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर के कोने में पड़ा रहने दो, लेकिन मुझे उस घर वापस मत भेजो। अगर मैं वहाँ गई तो वह पागल आदमी एक दिन मुझे जान से मार देगा। शारदा जी का सर वैसे ही अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से दर्द कर रहा था, ऊपर से अरुणिमा की इतनी बकवास। उन्होंने अरुणिमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ ऊपरी मन से, ताकि अरुणिमा से पीछा छूट जाए। उन्होंने देखा कि अरुणिमा नहीं मान रही है तो उनका भी सब्र का बांध टूट गया। आखिर वह भी अपनी परेशानियों में इतनी घिरी हुई थी और ऊपर से अरुणिमा यहाँ आकर बैठ जाएगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा? शारदा जी तो खुद सोच रही थी कि अरुणिमा से मदद मांगेगी, पर यहाँ तो अरुणिमा की खुद की हालत गली के कुत्ते जैसी हो रखी है, वह शारदा जी की मदद कैसे ही करेगी। शारदा जी गुस्से में अरुणिमा को देखकर कहती है, यह क्या बदतमीजी है अरु, क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? सारी दुनिया के सामने अपनी माँ का सर नीचे कर दोगी? क्या कहेंगे लोग जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अपने पति का घर छोड़कर मायके में आकर बैठ गई हो? तुम्हें लगता है ये समाज तुम्हें चैन से जीने देगा? और तुम्हारा छोड़ो, तुम्हें लगता है ये समाज मुझे और मिश्री को चैन से जीने देगा? अरुणिमा अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, माँ तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूँगी और मैं आपकी और मिश्री की अच्छी तरह से देखभाल करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे उस नर्क में वापस मत भेजो। शारदा जी का सर फटने को हो रहा था, वह बहुत मुश्किल से अपने गुस्से में काबू पा रही थी। उन्होंने गुस्से में अरुणिमा को देखा और उसके हाथों से अपने हाथों को खींचते हुए कहा, कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ कहाँ जाएंगे? 3 औरतें इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ भटकेंगी? तुम्हें लगता है ये दुनिया बहुत शरीफ है जो हम औरतों को ठिकाना दे देगी? तुम घर से बाहर कदम रखोगी नहीं कि ये दुनिया तुम्हें गिद्ध की तरह नोचने आ जाएगी। अरु दिमाग से काम लो और चुपचाप अपने घर वापस जाओ। लड़की एक बार डोली में विदा होती है तो उसकी अर्थी वहां से निकलती है।
अरुणिमा रोते हुए कहती, उस घर से मेरी अर्थी ही निकलेगी माँ, अगर इस बार मैं वहां गई तो। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। शारदा जी अपने हाथ को खींचती है और गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या बच्चे जैसी बातें कर रही हो? राजा साहब ने कुछ कह दिया तो उस बात का इतना बड़ा इशू बनाओगी तुम? और कैसे रखूं तुम्हें यहाँ पर? ब्याही लड़की घर पर बैठी रहेगी, तुम्हें क्या लगता है लोग सवाल नहीं करेंगे? अरे सबको पता है कि तुम यहाँ की रानी हो, सब आकर मुझसे सवाल करेंगे कि ब्याही हुई लड़की घर क्यों बैठी हुई है। शादी के बाद लड़कियां मायके में आती जाती ही अच्छी लगती है और तुम अपने बारे में ही क्यों सोच रही हो? मिश्री के बारे में भी तो सोचो। चलो आज वह बच्ची है पर कभी तो बड़ी होगी, तुम्हें क्या लगता है उसके लिए मुश्किल नहीं होगी? जिस लड़की की बहन अपने पति का घर छोड़कर घर बैठी होगी, तुम्हें क्या लगता है ऐसी लड़की से कोई शादी करना चाहेगा? अरुणिमा भी खड़ी होती है और अपने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को हैरानी से देखकर कहती है, माँ ये क्या कह रही है? ये बात कहाँ से कहाँ चली गई है? मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे उसमें घर वापस मत भेजिए। हम लोग यहाँ से किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे, मैं कोई नौकरी कर लूंगी और आप। अरुणिमा का गाल एक तरफ झुका हुआ था और उसका हाथ उसके गाल पर था। वह हैरान नजरों से सिर्फ शारदा जी को देखे जा रही थी, और शारदा जी का वह हाथ जो उन्होंने अभी अभी अरुणिमा पर उठाया था, वह अभी भी हवा में ही था और वह गुस्से में अरुणिमा को देखे जा रही थी। मिश्री अभी अभी किचन से आई थी और यह नज़ारा देखकर उसने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरुणिमा हैरानी से अपनी मां को देख रही थी। शारदा जी ने अरुणिमा के गाल पर एक थप्पड़ मारा था और वह गुस्से में अरुणिमा को देख रही थी। उनके मन में यही चल रहा था कि इस पागल लड़की की वजह से जो उनकी बची हुई जमा पूंजी है, आस्तिक उसे भी बर्बाद कर देगा। जब वह शारदा जी की कंपनी खड़े खड़े किसी और के नाम कर सकता है, तो फिर आस्तिक के लिए शारदा जी को पूरी तरह से बर्बाद करना कौन सी बड़ी बात होगी? ले देकर उनके पास कम से कम एक नौकरी तो है, लेकिन लगता है अब अरुणिमा की वजह से वह नौकरी भी हाथ से चली जाएगी और यहाँ पर दूसरी जगह काम मिलने में शारदा जी को कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि अब तो सबको पता चल चुका है कि शारदा जी आस्तिक की सास है। एक तरफ उन्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना है और दूसरी तरफ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना है। लेकिन अरुणिमा का ये गलत फैसला शारदा जी को भारी पड़ रहा था। उन्होंने गुस्से में अरुणिमा को देखकर कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? 2 महीने हुए नहीं शादी को और तुम मायके में बैठने की बात कर रही हो। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? जहाँ तक मुझे लगता था, मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और तुम्हें हमेशा यही बताया है कि घर जोड़ कर रखना चाहिए, पर तुम तो अपने ही हाथों से अपना घर तोड़ने पर तुली हुई हो। ऊपर से मुझसे उम्मीद लगा रही हो कि मैं एक शादीशुदा बेटी को अपने घर वापस रखूंगी। 2-4 दिन के लिए रहने आई तो शायद बात अलग थी, पर तुम तो यहाँ पर हमेशा के लिए आए हो। सालों साल इंसान एक दूसरे के साथ रहता है, तब कहीं जाकर उनका रिश्ता समाज में टिक पाता है, और तुम तो 2 महीने में ही हार मान गई। अरुणिमा रोते हुए कहती है, कौन सा रिश्ता और कैसे निभाऊं मैं ये रिश्ता? रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, पर वह इंसान रिश्ता निभाने लायक नहीं है। देखिए बीवी के नाम पर उसने मेरे साथ क्या किया है। ये कहते हुए अरुणिमा ने अपना आंचल अपने सीने से हटा दिया। शारदा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अरुणिमा के सीने पर और उसके कमर पर कई जगह पर काटने के और नोचने के निशान थे। कुछ निशान पुराने हो गए थे तो कुछ ताज़ा थे, कुछ नीले पर गए थे तो कुछ बैंगनी। मिश्री ने तो ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया, उसके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर अरुणिमा ने रोते बिलखते हुए कहा, देख रही है आप मेरे शरीर पर यह निशान मुझे उस जानवर ने दिए हैं जो मेरा पति होने का दावा करता है। वह हर दिन मुझे एक नई सजा देता है, वह भी उस गलती की जो मैंने की भी नहीं है। वह हर रात किसी मॉन्स्टर की तरह मेरे शरीर को नोचता रहता है। वह पागल इंसान है। मैं यह नहीं कहूंगी कि वह एक अच्छा राजा नहीं है या वह एक अच्छा भाई नहीं है, लेकिन वह एक अच्छा पति बिल्कुल नहीं है। एक कमरे के अंदर वह कुछ और बन जाता है। मैं हर रात उसके लिए एक सामान बन जाती हूँ जिसे वह अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। माँ वो इंसान पागल है, उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है, उसे दिमाग की बीमारी है। ये कहते कहते अरुणिमा घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ उससे ये सब भी कहेगी। उसे तो लगा था इस पूरी दुनिया में अगर कोई उसे समझेगा तो वह सिर्फ उसकी माँ ही हो सकती है।
अरुणिमा के शब्दों से तो शारदा जी भी एक पल के लिए हैरान हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना माइंड गेम खेलना शुरू किया और उन्होंने अपने मन में कहा, यह इस तरीके से नहीं मानेगी, मुझे इसे प्यार से समझाना होगा। अगर जोर जबरदस्ती करूंगी तो बात और बिगड़ जाएगी। शारदा जी अरुणिमा के सामने बैठती है और उसका चेहरा हाथों में लेते हुए अपने हाथों से उसके आंसू पोंछती है। अरुणिमा अभी भी रोए जा रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। शारदा जी ने धीरे से अरुणिमा के आंचल को उठाकर वापस उसके सीने को ढकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर मुझे अच्छा लग रहा है? नहीं अरु, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन बेटा मैं मजबूर हूँ। जरा सोचो, हमारे पास कोई मर्द तो है नहीं जो हमें सहारा दे सकता है। मैं हूँ और तुम्हारी बहन है। औरतों के लिए इस दुनिया में बिना मर्द की सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हमारे जो हालात है उसकी वजह से मैं खुद मिश्री को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। अरुणिमा हैरानी से कहती है, हालात? कैसे हालात? मैं कुछ समझी नहीं। शारदा जी एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, पता नहीं राजा साहब को क्या परेशानी है। उन्होंने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए हैं और मुझे मेरी ही कंपनी से बर्खास्त कर दिया है। मैं एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करती हूँ, सिर्फ जिंदा रहने लायक ही काम कर रही हूँ, और अब तो एक और नई मुसीबत आ गई है। मिश्री को स्कूल से निकाल दिया गया है। मिश्री के इस साल बोर्ड के एग्जाम है। जरा सोचो, अगर वह अपना बोर्ड नहीं दे पाएगी तो उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा। अरुणिमा हैरानी से कहती है, यह आप क्या कह रही है माँ? ये कैसे हो गया? ये सब अचानक, और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? शारदा जी घड़ियाली आंसू निकालते हुए कहती है, क्या फर्क पड़ता है कि यह सब कैसे हो गया है? फर्क तो ये पड़ता है कि राजा साहब ये सब कर क्यों रहे हैं। हम भी तो राजा साहब का ही परिवार हैं, फिर वह हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? अरुणिमा, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि राजा साहब हमारे साथ यह सब क्यों कर रहे हैं? अरुणिमा हैरानी से ना में सर हिलाती है और कहती है, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरुणिमा हैरानी से कहती है, लेकिन वह आपकी कंपनी के शेयर कैसे बेच सकते हैं? वह सारे शेयर्स तो आपके नाम थे ना? शारदा जी रोती है और ना में सर हिलाते हुए कहती, नहीं, मैं बस उन शेयर्स की केयरटेकर थी। वह सारे शेयर तुम्हारे नाम थे, और शादी के बाद उसने शायद तुमसे शेयर मार्केट के पेपर पर साइन करवा लिए थे, और कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी। अरुणिमा को याद आता है कि शादी के कुछ दिन बाद आस्तिक ने उसे एक पेपर पर तो साइन करवाया था, लेकिन अरुणिमा ने जब उस पेपर को पढ़ना चाहा तो आस्तिक ने अरुणिमा को एक थप्पड़ मारते हुए ये कहा था कि अगर आस्तिक अरुणिमा से उसके डेथ सर्टिफिकेट पर भी साइन करवाए तो अरुणिमा को हंसते हंसते साइन करना होगा। उसे सवाल पूछने का हक नहीं है। अरुणिमा हैरान थी। तभी शारदा जी ने अपने आंसुओं को तेज करते हुए कहा, मुझे पता है वह ये सब क्यों कर रहा है, तुम्हारी वजह से। अरुणिमा हैरानी से अपनी माँ को देखती है और कहती है, मेरी वजह से? शारदा जी हाँ में सर हिलाते हुए कहती, हाँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाए हो, इसलिए वह इसका बदला मुझे ले रहा है। बेटी अपने ससुराल में जैसी भी रहती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है। उसकी माँ उसे जो सिखाकर भेजती है वही वह अपने ससुराल में करती है। और तुम्हें देखकर लगता है कि शायद मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे फैसले से क्या होगा? हम सब की जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। जहाँ कल तक हमारी इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस थी, वहीं आज मैं एक छोटी सी नौकरी कर रही हूँ। और उसके बाद जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आकर रहने लगी हो, तो तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया हमें जीने देगी? नहीं अरुणिमा, ये दुनिया हमें कच्चा खा जाएगी, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारी शादी टूटने का सबसे बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाएगी। अरुणिमा के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उसकी माँ के शब्द सुनकर क्या वह सच में एक असफल पत्नी थी? क्या उसने सच में अपने रिश्ते को निभाने में अपनी तरफ से कमी छोड़ी थी? उसकी माँ ने तो उसे अच्छे संस्कार दिए हैं और अपने ससुराल को ही अपना घर समझने की सीख दी है। उसकी माँ के संस्कार गलत नहीं है। वह अपनी माँ को कभी भी समाज के सामने झुकने नहीं देगी। वह अपनी माँ को गलत नहीं कह सकती थी, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि उसकी माँ ने उसका त्याग कर दिया है। ये कुछ इसी तरीके से था कि या तो अपने ससुराल में रहो या फिर कहीं पर मर जाओ, लेकिन लौटकर वापस अपने मायके मत आओ। जिस घर में डोली गई है उसी घर से अर्थी उठेगी तुम्हारी। अरुणिमा जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका एकमात्र सहारा उसकी माँ ने उसे ठुकरा दिया था और वापस जाने की सलाह दे रही थी।
लेकिन अरुणिमा को पता था कि अगर वह वापस गई तो शायद अब कभी नहीं लौट पाएगी। तभी मिश्री दरवाजे की तरफ देखती है और हैरानी से कहती है, जीजा जी। मिश्री की बात सुनकर अरुणिमा की सांस गले में अटक जाती है। वह कस के शारदा जी के हाथों को पकड़ लेती है। शारदा जी अरुणिमा की घबराहट महसूस कर सकती थी। उन्होंने अरुणिमा की आंसू साफ करते हुए कहा, अंदर जाओ और मुंह धो लो। आस्तिक अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था, लेकिन अरुणिमा ने एक भी बार अपना चेहरा घुमाकर आस्तिक को नहीं देखा था, बल्कि वह तुरंत अपनी साड़ी को संभालते हुए अंदर कमरे की तरफ भाग जाती है। मिश्री जल्दी से सोफे पर रखा सामान हटाती है और शारदा जी कहती है, राजा साहब, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए। आस्तिक अंदर आता है और सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। वह अपने एक पैर को दूसरे पैर पर क्रॉस करते हुए सबको देख रहा था। मिश्री अंदर किचन में पानी लेने चली जाती है। शारदा जी कहती हैं, राजा साहब आप अचानक यहाँ? आप अगर आने से पहले बता देते तो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, आस्तिक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के शारदा जी की बात को काटते हुए कहा। शारदा जी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही की पत्नी है, आप ले जा सकते हैं। वह तो बस थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आई थी, वैसे आपको भी आने की जरूरत नहीं थी, वह अपने महल वापस लौट जाती। आस्तिक ने उबासी लेते हुए कहा, अगर नाटक खत्म हो गया है तो मेरी बीवी को बुलाए। शारदा जी का पूरा चेहरा गुस्से से भर गया था। उनका मन कर रहा था कि आस्तिक का सर फोड़ दे, लेकिन वह अपनी हदें जानती थी। शारदा जी कमरे में जाती है तो अरुणिमा दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। शारदा जी उसे बाहर आने के लिए कहती है तो अरुणिमा जल्दी से ना में सर हिलाती है। शारदा जी गुस्से में आंखें दिखाते हुए अरुणिमा की बाजू पकड़ती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है। आस्तिक के सामने आने के साथ ही अरुणिमा जल्दी से शारदा जी के पीछे छुप जाती है। वह किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी मां के आंचल को पकड़े हुए थी। शारदा जी ने अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, अरु जाओ, राजा सब तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन अरुणिमा अपनी मां के आंचल को छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। करीब 5 मिनट तक शारदा जी अरुणिमा को आस्तिक के पास भेजने की कोशिश कर रही थी और अरुणिमा हर बार शारदा जी के आंचल को और मजबूती से पकड़ रही थी। इससे ज्यादा आस्तिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और अरुणिमा की कलाई पकड़ लेता है। अरुणिमा घबराए और डरी हुई नजरों से आस्तिक को देखने लगती है तो आस्तिक उसे अपनी नजरों से घूरता हुआ दरवाजे की तरफ खींचने लगता है। अरुणिमा पलटकर अपनी मां को देखती है और अपनी आंखों से ही अपनी मां से यह रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे बचा ले, लेकिन शारदा जी इस समय अपने मगरमच्छ के आंसू निकालने में व्यस्त थी। लेकिन किचन के दरवाजे पर खड़ी मिश्री जोर से रोए जा रही थी। उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। अरुणिमा जाना ही नहीं चाहती थी। वह अपने कदमों को हर जगह पर जमा देना चाहती थी, लेकिन आस्तिक उसे खींचता हुआ घर से बाहर लाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे धकेलते हुए अंदर पटक देता है। अरुणिमा देख सकती थी कि आस्तिक के चेहरे पर कितना गुस्सा दिख रहा है। इसी बात से वह अंदाजा लगा सकती थी कि आज रात उसके लिए फिर से एक दर्दनाक रात होगी। जैसे गाड़ी महल की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे अरुणिमा को अंदाजा हो गया था कि उसकी मां ने उसे ठुकरा दिया है और उसी की वजह से उसकी बहन का स्कूल भी छूट गया है। शायद उसकी मां सही कह रही है, वह एक अच्छी बेटी नहीं है, एक अच्छी बहन नहीं है और ना ही एक अच्छी पत्नी है। शायद उसी में कोई कमी है। अरुणिमा ने अपने मन में एक बार सोचा कि आज जो उसने हरकत की है, इसके लिए आस्तिक आज रात उसे जान से मार दे तो ही अच्छा होगा। इससे बड़ी सजा उसके लिए और कुछ नहीं हो सकती है। वह एक ही पल में सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएगी। अच्छी बेटी, अच्छी बहन और अच्छी पत्नी होने की जिम्मेदारियों से वह एक ही बार में आज़ाद हो जाएगी। फिर कोई भी उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं करेगा। अरुणिमा अपनी मां की खराब हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वह हर चीज के लिए खुद को दोषी महसूस करवा रही थी। वह एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, तभी तो उसकी मां उसे अपना नहीं सकती है, और न ही वह एक अच्छी पत्नी बन पाई, तभी तो उसका पति उसे प्यार नहीं करता है। अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने गर्दन पर आस्तिक के हाथों की पकड़ महसूस हुई। वह घबराते हुए आस्तिक को देख रही थी, जो अपनी लाल निगाहों से अरुणिमा को घूर रहा था। कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन कहानियों का सिलसिला नहीं ख़त्म हुआ है यार। आप लोग कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। मेरे दूसरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल
व्हाट्सअप चैनल लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी अग्नि प्रतिज्ञा नाम की एक बहुत अच्छी कहानी है, आप उसे भी सुनिए। यार अगर आप कहानियाँ सुनते हैं तो ज़रूर आपको पसंद आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहानियाँ एक ही अच्छी होती है, नहीं, राइटर्स की हर कहानी अच्छी होती है। आप थोड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनिए, तब आपको पता चलेगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी पे।